हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा कि आपने रिक्वेस्ट करी थी भाई कमेंट सेक्शन में, तो हम हाजिर हो गए हैं। ज्योग्राफी क्लास 12 के चैप्टर टर्चरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज की फंसना पक्का है वीडियो के साथ। आप सबको मीनिंग पता है भाई कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, इसके बाद किसी और सोर्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है। सब कुछ हमने कवर किया है। फंसना पक्का है। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जो आंसर्स मैं आपको बताऊंगा, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप पूरा अच्छे से देख लेते हैं, उन सब चीजों को समझ लेते हैं, पूरा आपका चैप्टर हो जाएगा और बोर्ड में आपका आधा मार्क भी नहीं कटेगा। इसी के साथ इस चैप्टर की फंसना पक्का है सीरीज को चालू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस सेक्टर, या फिर आपको बोर्ड में ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्चरी सेक्टर एंड मेंशन सम ऑफ इट्स फीचर्स। क्वेश्चन कई बार थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं, लेकिन आंसर वही रहेगा। इसलिए जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको अच्छे से समझिएगा। बोर्ड वाले अगर हमको घुमा रहे हैं तो हमको घूमना नहीं है, हमसे सब बनना चाहिए। तो एक सिंपल चीज हमेशा याद रखिए, मार्केट में आप देखेंगे कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जो प्रोफेशनल्स, मतलब जिनको उस चीज के बारे में बहुत नॉलेज है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बदले वो आपसे फी चार्ज करते हैं। जैसे अगर आप स्कूल वगैरह जाते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो उसके बदले वो फीस आपसे लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बदले वो फी आपसे लेते हैं। तो कोई भी ऐसी सर्विस जो बहुत ही स्किल्ड वाले लोग, मतलब जिनको उस चीज में एक्सपर्टीज है, वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विस, और उसके बदले वो पेमेंट ले रहे हैं, मतलब वहाँ एक्सचेंज ऑफ पेमेंट हो रहा है। ये सब भाई हमारा सर्विस सेक्टर में आ जाता है। हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी ऐसी चीज हो गया जो भी ये, जहां पर आपको अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, यहाँ पर बहुत प्रोफेशनल लेवल की स्किल्स लगती हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। ये ऐसी सर्विसेज होती है जहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होता है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी जरूरी होती है, तभी वो आपको अच्छे से सर्विसेज दे पाएंगे। तो जितनी भी हमारी टर्चरी एक्टिविटीज होती है ना, वो यही सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती हैं। जहां पर भी टर्चरी एक्टिविटीज की हम बात कर रहे हैं, मतलब वहां सर्विस वगैरह की हम बात कर रहे होते हैं। इसमें मैन पावर, मतलब आप बोल सकते हैं ह्यूमन लेबर, ह्यूमन रिसोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। क्योंकि भाई टर्चरी एक्टिविटीज की जितनी भी आप बात करेंगे ना, ज्यादातर चीज जो भी हम परफॉर्म उसमें कर रहे होते हैं, उसमें बहुत स्किल्ड लेबर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, एक्सपर्ट, कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा। टर्चरी एक्टिविटीज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है भाई प्रोडक्शन और एक्सचेंज। ये दो चीज हमें इसमें देखने को मिलती है टर्चरी एक्टिविटीज में, अभी उसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला एक छोटा सा आंसर जाता है, बहुत ही सिंपल। इसके बाद क्वेश्चन वही आता है, टर्चरी एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। क्या सच में ऐसा है भाई? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है। टर्चरी सेक्टर में अगर सबसे पहले हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेनली हमें ऐसे प्रोविजन देखने को मिलते हैं जहाँ पर हम सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, वो सर्विसेज जो कोई और कंज्यूम करने वाला है। अब इसमें ना एक आउटपुट कॉन्सेप्ट आता है जिसको समझना जरूरी है। हम कैसे समझेंगे कि भाई कितना आउटपुट हम दे पा रहे हैं, सर्विस किस लेवल की हम दे पा रहे हैं, कितने लोगों तक वो पहुंच रही है। सिंपल इसका एग्जांपल है, हम ये देखते हैं वेजेस और सैलरी से। अगर कोई एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो भाई वो इंस्टीट्यूशन में जितनी लोगों की सैलरी है, जितना वो अर्न कर रहा है, उससे हमको मालूम चल जाएगा भाई वो कितनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। डॉक्टर है, डॉक्टर एक दिन में जितनी कमाई कर रहा है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टरों ने आज कितने पेशेंट को सर्विस अपनी प्रोवाइड करी। तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। और मेनली हम देखते हैं भाई इसमें वो प्रोडक्शन टर्चरी सेक्टर में जिसको बाकी लोग जो सर्विसेज हम देंगे, लोग उसको कंज्यूम करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक्सचेंज, प्रोडक्शन हमारा हो गया। एक्सचेंज की अगर हम बात करते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हमारा एक्सचेंज में आ जाता है। मेनली इसको यूज किया जाता है डिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। टर्चरी सेक्टर के मेन एग्जांपल की बात करते हैं, दिया हुआ वर्क ऑफ अ प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन एक्सेट्रा। तो ये हमारे इसका एग्जांपल आ जाते हैं। फिर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्चरी एक्टिविटीज। तो देखिए, अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई कि जो प्रोडक्शन है उसकी टेक्निक कैसी है, मशीनरी यहाँ पर कैसी है, फैक्ट्री में किस तरीके से काम चल रहा होगा, इन चीजों पर हम फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम टर्चरी सेक्टर की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर हम स्किल्स पर फोकस करते हैं। आपकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हो गई, जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनमें एक्सपीरियंस, नॉलेज कितना है, ये हम चेक कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद एक्सप्लेन ट्रेड एंड ट्रेडिंग सेंटर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड हम बचपन से पढ़ रहे हैं, हम सबको पता है भाई, जहाँ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, जो कि मेनली प्रॉफिट के पर्पज से किया जाता है, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। ट्रेडिंग सेंटर कहाँ होता है भाई? मेनली जहाँ पर हमें ट्रेड देखने को मिलती है, जहाँ पर सारा काम होता है। कोई भी ऐसे टाउन या सिटीज जहाँ पर मेनली हमें ट्रेड का काम देखने को मिलता है, उनको हम ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, आपको पता है। बार्टर सिस्टम क्या था? मनी एक्सचेंज में आया भाई, हम मनी एक्सचेंज करते हैं। पहले ऐसा होता था कि प्रोडक्ट के बदले प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, वैसा नहीं, आप कुछ भी प्रोडक्ट मनी के उस पर खरीद सकते हैं। जब से मनी एक्सचेंज आया ना, जब से ट्रेडिंग सेंटर और बढ़ गए, क्योंकि अब हमें वहां और अच्छी तरीके से ट्रेड देखने को मिल जाता है। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल मार्केटिंग सेंटर्स एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स।
आपको बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिर्फ रूरल मार्केटिंग सेंटर समझा दो या फिर अर्बन मार्केटिंग सेंटर समझा दो। तो कई बार उसको एक भी पूछ सकते हैं, कई बार आपसे दो भी पूछ सकते हैं, तो मैंने दोनों को मिलाकर यहाँ पर नोट से डाल दिया है। पहले रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की बात कर लेते हैं, फिर अर्बन की करेंगे। रूरल की बात करते हैं तो भाई क्वासी अर्बन सेंटर्स, क्वासी मतलब होता है पार्टली, मतलब आप बोल सकते हैं कि सेमी अर्बन सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मेनली जो ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं ना, वो पुराने टाइप के होते हैं, मतलब पहले जैसे चल रहे हैं, ज्यादा वहां पर नया टेक्नोलॉजी की वजह से कोई डेवलपमेंट वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद कोई पर्सनल सर्विसेज होती है, भाई पर्सनल लेवल पर कोई सर्विस ले रहे हैं, या बहुत ही प्रोफेशनल सर्विसेज होती है, वहां पर इतनी डेवलप्ड नहीं होती है। रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में थोड़ा पीछे लेवल का काम चल रहा होता है। यहाँ पर मंडीज वगैरह हमें देखने को मिल जाएंगी, ऐसे एरियाज देखने को मिल जाएंगे जहां पर रिटेलिंग का काम चल रहा है। तो ये हमारा रूरल मार्केटिंग सेंटर्स का आता है। इसके बाद अगर हम अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की बात करते हैं, तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। ये आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विसेज मेनली इनसे रिलेटेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पर भाई ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी आपको ऑफर करते हैं, ये जो सेंटर होते हैं। साथ ही साथ स्पेशलाइज्ड मार्केट यहाँ पर डेवलप होते हैं, अलग अलग तरीके के एकदम स्पेशल लेवल पर मार्केट डेवलप होंगे, जो बिल्कुल मॉडर्न वे में आपको देखने को मिल रहे होंगे। और इसकी अगर हम बात करते हैं इन एरियाज की, जो अर्बन सेंटर्स होते हैं मार्केटिंग सेंटर्स, या लॉयर्स, डेंटिस्ट जैसी सर्विसेज आपको आराम से देखने को मिल जाएंगी। तो ये हमारा दोनों का आ जाता है। एक आता है तो आप एक लिखेंगे, दो आते तो आप दोनों को ऐसे लिखेंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना बड़ा छोटा आप कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय होलसेल एंड रिटेल ट्रेडिंग, इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए भाई, अगर हम होलसेल ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो एक बल्क बिजनेस है, मतलब बड़े लेवल पर बिजनेस चल रहा होता है, छोटी मोटी क्वांटिटी की बात हम यहाँ नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें मर्चेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, सप्लाई हाउसेस देखने को मिलेंगे, मतलब बीच में आप बोल सकते हैं इंटरमीडिएरी हमें देखने को मिलते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में समझाया था। तो मेनली क्या होता है यहाँ पर, जैसे मैन्युफैक्चरर्स की हम बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली लार्ज बड़े बड़े जो स्टोर्स हो गए, चेन स्टोर्स हो गए, वहां पर सप्लाई करते हैं, फिर वहां से फिर बाकी कंज्यूमर तक चीजें पहुंच रही होती हैं। और फिर क्या होता है, हमें एक चीज देखने को मिलती है, जो होलसेलर होते हैं ना, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो कई बार तो हमें ये देखने को मिलता है कि मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स ज्यादातर अपना काम जो है वो होलसेलर के कैपिटल में कर रहे होते हैं, उनका खुद का तो कैपिटल उतना होता ही नहीं है उसमें। तो ये हमें होलसेल ट्रेडिंग का देखने को मिलता है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट आंसर है, चैप्टर मतलब आपने अच्छे से भी नहीं किया है, तो आप हमारी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देख सकते हैं, हमारे नोट्स फॉलो कर सकते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो होलसेल ट्रेडिंग में याद करिए कि हम बड़े लेवल की बात कर रहे होते हैं, बीच में हमें इंटरमीडिएरी, मर्चेंट्स वगैरह, सप्लाई हाउसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम रिटेल ट्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं ना, तो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल किया जाता है, कि भाई जो सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर अब कैसे करते हैं, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट या फिर स्टोर्स हमें देखने को मिल जाते हैं, कि भाई ये हमारा स्टोर है, कंज्यूमर आएंगे, परचेज करेंगे, जाएंगे, हमें ऐसे एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कई बार हमें नॉन स्टोर रिटेलिंग भी देखने को मिलती है। इसका एग्जांपल आपका ट्रक्स वगैरह, हैंड कार्ट्स वगैरह हो गया, जो मतलब एक जगह पर फिक्स नहीं रहते हैं, जगह जगह आपको देखने को मिलता है कि वो ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, घूम रहे हैं और सामान बेच रहे हैं। ये हमारा नॉन स्टोर का जाता है, मतलब यहाँ स्टोर नहीं होता है ना, ये याद रखिएगा। होलसेल ट्रेडिंग और रिटेल ट्रेडिंग में ये एक बेसिक डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन हाउ मेनी वेज, अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो भाई 3 वेज में हम कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को मेजर। एक है किलोमीटर डिस्टेंस, कि भाई रूट का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, कितनी उसकी लेंथ है। दूसरा टाइम डिस्टेंस, कि हमें ट्रेवल करने में कितना टाइम लगने वाला है अगर उस पर्टिकुलर रूट से हम जाते हैं तो। तीसरा है कॉस्ट डिस्टेंस, कि वहां से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो कितना एक्सपेंस हमारा लगने वाला है। तो 3 आते हैं, किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस और कॉस्ट डिस्टेंस, याद रखिएगा। इसके बाद फिर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, कुछ उस पर कॉमेंट आ रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हम सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन देते हैं। आपने देखा होगा कुछ फंसना पक्का इस सीरीज में हम आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दे देते हैं, तो उनको स्किप कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि जो ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हम फंसना पक्का इस सीरीज में देते हैं ना, ये भी फंसना पक्का के ही पार्ट है, मतलब वो भी आपको करना है। उनको हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि भाई हमने आपको नोट्स दे दिया है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस दे दिया है, और वो बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं। तो क्यों हम फंसना पक्का का ड्यूरेशन बनाए, वो आपसे पहले से ही बन रहे होंगे। आप चेक करिएगा, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल हम आपको देते हैं। भाई थोड़ी आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी फंसना पक्का है कि आप पूरी वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं और बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत का काम हम आपके लिए भी छोड़ देते हैं, जिसमें आपको और अच्छे से चीजें बनने लगे। तो ये याद रखिएगा कि सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी जरूर देखा करिए। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं आएंगे क्योंकि बहुत इजी हम आपके लिए रिवीजन के लिए डाल देते हैं। तो भाई व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, तो 2 है, डिमांड और रूट।
डिमांड का मतलब भाई सिंपल होता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन वगैरह रहेगी, वहाँ की जितनी साइज वगैरह रहेगी, उससे ज्यादा फिर ट्रांसपोर्ट का डिमांड बढ़ता है। कोई जगह पे लोग ही कम है तो वहां इतना ट्रांसपोर्ट का डिमांड नहीं होगा। तो एक है भाई डिमांड, एक होता है रूट। भाई रूट अब बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि सिटी की लोकेशन क्या है, टाउन्स विलेजेस इनकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इनकी क्या हमें लोकेशन वगैरह देखने को मिलती है, वो इंडस्ट्रियल सेंटर है कि नहीं है, रॉ मटेरियल का वहां पर क्या हमें देखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें। वहां पर पैटर्न ऑफ ट्रेड क्या है उन दो जगहों के बीच में, वहाँ का लैंडस्केप का नेचर क्या है अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो रूट वाला एक हमारा आ जाता है ना। तो याद रखिएगा, एक होता है डिमांड और एक होता है हमारा रूट। ये दो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करते हैं। फिर व्हाई ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर आल्सो रिफर्ड टू एज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई सारे फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्यों बोलते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में एक लिंक क्यों बनाया गया। तो देखिए भाई, जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ ना तो आप मैसेजेस को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने उसको बोला तो वो गायब हो गया कुछ समय बाद, जिसने सुना सुना बाकी को नहीं पता। आप लिख सकते हैं, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ भाई कि जो कम्युनिकेशन है ना बहुत ज्यादा डिपेंड हो गया ट्रांसपोर्ट में। मतलब आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं, किसी को कुछ लिखकर भेज रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उस किसी को मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं, तो आप कैसे करते थे, आप लोगों को देते थे, लोग उसको दूसरों तक पहुंचाते थे, एनिमल्स, बोट, रोड एक्सेट्रा, बहुत सारे तरीके थे। मतलब ट्रांसपोर्ट का आपको यूज करना पड़ता था अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। इसलिए भाई जितने भी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेली कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बाद क्या हुआ, हमें एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन देखने को मिला। इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने। अब बहुत स्पीडी मैसेजेस आप कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट और इंस्टेंट। आजकल आपको किसी को कोई मैसेज करना है व्हाट्सएप पर तुरंत लिख देते हैं, किसी को कोई बात बताना है आप कॉल कर देते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन का एग्जांपल दिया हुआ है भाई। अब से न्यूज, पिक्चर्स कुछ भी हो गया, अभी बहुत सारी ऑडियंस को आप एक साथ भेज सकते हैं ना। अगर टीवी में कुछ आ रहा है तो कोई भी देख सकता है, रेडियो में कुछ आ रहा है बहुत पूरे वर्ल्ड में आप उसको बता सकते हैं। ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए इन्हें भाई मास मीडिया भी कहा जाता है। मेनली इनको एंटरटेनमेंट और हम एडवर्टीजमेंट के पर्पज से ज्यादातर यूज करते हैं। न्यूज़पेपर हो गया, पूरी दुनिया में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको हम न्यूज़पेपर में कवर कर रहे होते हैं। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है भाई, हमें इंफॉर्मेशन अर्थ रिलेटेड स्पेस से देखने को मिल जाती है। सैटेलाइट आप सबको पता है। इंटरनेट ने तो हर चीज ही बदल दी है, इसके बारे में तो कुछ बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। ये वीडियो भी अगर आप देख पा रहे हैं तो सिर्फ आप नहीं देख रहे हैं, कितने सारे बच्चे देख रहे हैं। सब इंटरनेट, और ये इंटरनेट की वजह से जो चीजें हमें देखने को मिल रही है उसके कारण पॉसिबल हो पाया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो देखिए भाई, टूरिज्म का मतलब हम सबको पता है कि जब हम ट्रेवल करते हैं रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट के पर्पज से, ना कि बिजनेस के पर्पज से। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो टर्चरी इसमें दिया हुआ है, इट हैज बिकम द वर्ल्ड सिंगल लार्जेस्ट टर्चरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स एंड टोटल रेवेन्यू। मतलब टूरिज्म में सबसे ज्यादा जॉब्स और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है अगर हम टर्चरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो। इसके बाद बहुत सारे ऐसे लोकल लोग हैं जो अब भाई एम्प्लॉयड हो गए हैं इसके कारण। सिंपल ऐसा है भाई कि कहीं पर भी अगर टूरिज्म बढ़ रहा है तो वहाँ पर नई नई होटल्स वगैरह खुलेंगी, अकोमोडेशन खुलेंगे, बहुत सारा काम वहां पर बढ़ जाता है। तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है ना। साथ ही साथ भाई टूरिज्म से भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी जल्दी से डेवलप होता है। इंडस्ट्रीज वगैरह हो गया, रिटेल ट्रेडिंग हो गया, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज। क्राफ्ट इंडस्ट्री क्या होती है, कोई भाई अगर आप इंडिया से अमेरिका जाएंगे तो कोई ना कहीं वहां से आप वहां के कल्चर का सामान जरूर लेकर आएंगे एज अ प्रूफ या याददाश्त के लिए कि भाई मैं एक समय वहां पर गया था। तो ये हमें इसलिए क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी वहां देखने को मिल जाती है। सोवेनियर्स इसको हम बोलते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, दो फैक्टर हैं, डिमांड और ट्रांसपोर्ट। सबसे पहला है भाई, आज के समय में हॉलीडे की ना डिमांड बहुत बढ़ गई है, लोगों को छुट्टी चाहिए, थोड़ा समय अपने लिए चाहिए। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है टूरिज्म भी अफेक्ट होता है उसके कारण। ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट कितना आसान हो गया है। रोड ट्रांसपोर्ट हो, आपका एयरवेज हो, भाई आजकल आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री प्लेन के थ्रू जा सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में भाई जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा टूरिज्म भी अपने आप बढ़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद विच रीजन्स अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट। तो भाई एक होता है आपका जो पॉपुलर डेस्टिनेशंस की हम बात कर लेते हैं, वार रीजन ऑफ मेडिटेरियन कोस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भाई कोई ऐसे जन्म है जहाँ पर बहुत ठंडी वगैरह रहती है उनकी कंट्री में, तो वो जब ठंडी का मौसम आता है तो ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ थोड़ा गर्म टेम्परेचर रहे। सबको ऐसी जगह जाना अच्छा लगता है जो थोड़ा सा अलग हो और थोड़ा कंफर्टेबल हो। साथ ही साथ भाई विंटर स्पोर्ट्स रीजन, कोई अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, कोई विंटर स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो उन रीजनों में जाता है। तो मेनली माउंटेनियस रीजन में ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है। लोगों को मजा चाहिए तो जहाँ मजा मिलता है, जहाँ पर उनको अच्छा फील होता है, वहां वो जाते हैं। हिस्टोरिकल टाउन्स, कोई ऐसे टाउन भाई हिस्टोरिक टाउन है जहाँ पर बहुत उनकी हिस्ट्री रिच है, तो लोग ऐसी जगह जाना भी पसंद करते हैं। इसके बाद मेंशन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा माफ करिएगा, आवाज हल्की सी मोटी वगैरह लग रही हो। जबलपुर का, जहाँ जिस सिटी से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही हाई है, 46 डिग्री आज टेम्परेचर है हमारे जबलपुर का। क्लाइमेट, मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज, जैसा मैंने आपको बताया। तो क्लाइमेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लोग हमेशा अच्छे क्लाइमेट में जाना पसंद करते हैं। लैंडस्केप, जहां पर भी वो जा रहे हैं भाई वहां का लैंडस्केप कैसा है, वो देखने में अच्छा है कि नहीं है, वहां लेक्स माउंटेन्स हैं कि नहीं है, तो लैंडस्केप इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिस्ट्री एंड आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई वहाँ की हिस्ट्री कैसी अच्छी रिच हिस्ट्री है। इंडिया में ज्यादातर लोग क्यों आते हैं, इंडिया का कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो हिस्ट्री एंड आर्ट अगर कहीं का अच्छा लोग वहां जाएंगे। कल्चर एंड इकोनॉमी, कोई जगह ऐसी जगह कल्चर बहुत अच्छा है, इकोनॉमी में अगर हम बात करते हैं, अगर कोई ऐसा एरिया जो बहुत अच्छा है लेकिन खर्चा वहां पर कम है, वहां ज्यादा लोग पहुंचेंगे। तो ये चीज हमें देखने को मिल जाती है कि वहाँ का कल्चर और इकोनॉमी कैसा है। तो क्लाइमेट, लैंडस्केप, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमी, इस क्वेश्चन को बिल्कुल दिमाग में 4 पॉइंट को रख लीजिए, इनको आपको भूलना नहीं है। फिर इसके बाद व्हाट इज मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता है कि इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए। तो देखिए भाई, अगर हम इंडिया की बात करते हैं ना, तो 55,000 पेशेंट यूएसए से इंडिया आए 2005 में ट्रीटमेंट के लिए। इंडिया हैज इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड, ये लाइन याद रखिएगा भाई। हमें वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखने को मिल जाते हैं, जो बहुत सारे दुनिया भर के लोगों को, पेशेंट्स की मदद करते हैं, पेशेंट्स वहां आते हैं और भाई अपना इलाज वगैरह करवाते हैं। अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात करते हैं, बॉक्स मैंने डाल दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म ना बहुत बेनिफिट्स दे रहा है डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया थाईलैंड जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है इनको बहुत प्रॉफिट मिलता है। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं है कि लोग आ रहे हैं ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं, हमें आउटसोर्सिंग भी देखने को मिलती है। मतलब बाहर की कंट्री वगैरह क्या करती है भाई, वो कंट्री हमारे इंडिया में अपना काम भेज देती है भाई। अगर उनको कोई एमआरआई वगैरह को इंटरप्रेट करवाना है, कुछ भी उनको काम करवाना है जो उनको लगता है कि हमारे इंडिया में कम दाम में हो रहा है कई बार, या फिर बहुत अच्छे वे में हो रहा है, अलग अलग फैक्टर्स रहते हैं, तो वो इंडिया भेज देते हैं या दूसरी कंट्री भेज देते हैं। तो भाई जैसे यहाँ दिया हुआ है हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड। इंडिया में क्या है, एक तो भाई ऐसा नहीं है, डेवलपमेंट बहुत है, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। इंडिया तो मेडिकल साइड में तो हमेशा से जाना ही जाता है। इंडिया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऐसी जगह भाई जो बहुत ज्यादा लोगों को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी दूसरी कंट्री आउटसोर्स भी यहाँ से वर्क करवाती हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, इसका है ना, याद रखिएगा। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वाटरनरी एक्टिविटीज। अब ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए भाई, क्वाटरनरी एक्टिविटीज की बात करते हैं ना, तो इसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व होती हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ हमें कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन, मतलब स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब यहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी हो रही है, प्रोड्यूस भी हो रही है और स्प्रेड भी हो रही है। तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज में आप याद रखिएगा, मेनली क्वाटरनरी एक्टिविटीज किस पर फोकस करती है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करती है। इसको आप एक एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल और एकदम स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमें देखने को मिल जाता है। तो इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ये बॉक्स भी आप पढ़ सकते हैं, मैंने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाया था, बहुत ही ईजी है ना। तो आपको यह क्वेश्चन आ सकता है कि क्वाटरनरी एक्टिविटीज में एक शॉर्ट नोट लिखिए, ये आता ही है क्वेश्चन। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्यूनरी एक्टिविटीज। अब हम इसको भी देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पर नोट्स ले आया हूँ। मेनली क्या है भाई, परफॉर्म्ड बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन पॉलिसी मेकर्स, याद रखिएगा। सटली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज, इससे हल्का सा डिफरेंट रहती है, क्योंकि किन चीजों पर फोकस कर रही होती है भाई, उसको हम देख लेते हैं। ये फोकस करती है क्रिएशन पर, रीअरेंजमेंट पर और आइडियाज के इंटरप्रिटेशन पर, डेटा इंटरप्रिटेशन पर कि भाई डेटा को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, उस पर ये करती है। न्यू टेक्नोलॉजीज के इवेल्युएशन पर ये काम कर रही होती है। गोल्ड कॉलर प्रोफेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाईली पेड स्किल्स होती हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, नंबर्स कम होते हैं, कम लोग हमें देखने को मिलेंगे लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई होती है। तो याद रखिएगा, परफॉर्म बाय हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन पॉलिसी मेकर्स, है ना। तो ये हमारा क्यूनरी एक्टिविटीज का एक शॉर्ट नोट आ जाता है। तो जितने भी टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, ऑफिशियल्स हमारे होते हैं गवर्नमेंट साइड में, साइंस के साइड में एक्सेट्रा, वो सब इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं ना, क्योंकि वो हाई लेवल के डिसीजन पॉलिसी मेकर्स होते हैं। फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ आउटसोर्सिंग, भाई आउटसोर्सिंग के कुछ इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, जैसे भाई इसके कारण बहुत सारे कॉल सेंटर्स हमें इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप एक्सेट्रा यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स हो रही है। वही इट हैज क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन दिस कंट्री, यहाँ के लोगों को नई जॉब्स मिल रही हैं। अब एक और चीज ये हुआ यार कि मेनली ना हमें आउटसोर्सिंग वहां पर ज्यादा देखने को मिल जाता है, जो कंट्री के लोग कहीं और माइग्रेट कर रहे होते हैं, लेकिन अब उस कंट्री में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, तो हो सकता है कि माइग्रेशन अब कम हो जाए। इंडिया की अगर बात करते तो यहाँ के लोग अब बाहर शायद काम करने ना जाए, क्योंकि यहीं पर उनको काम मिल रहा है, क्योंकि और कोई कंट्री के लोग यहीं पर आउटसोर्स करा रहे हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिला है कि आउटसोर्सिंग के कारण ना उस कंट्री के जो जॉब सीकिंग यूथ है वो आवाज उठा रहा है कि भाई आप यहाँ का काम बाहर के लोगों को दे देते हो तो हमारा क्या होगा, हमको जॉब कैसे मिलेगी। तो ये भी हमें देखने को मिला है। फिर इसके बाद आता है व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स इन क्यूनरी सेक्टर। अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो न्यू ट्रेंड्स भाई मेनली
नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, केपीओ इसको हम बोलते हैं। ये हल्का सा डिफरेंट होता है भाई, एक अलग है ये फॉर्म बीपीओ से। बीपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों डिफरेंट होता है भाई? क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है हाईली स्किल्ड लेबर्स हमें देखने को मिलते हैं केपीओ में। मेनली इससे क्या होता है भाई, ये कंपनियों को इनेबल करता है कि आप नई नई एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। क्योंकि ये किस पर फोकस करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है, ई लर्निंग पर फोकस करता है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल निकल कर आ जाते हैं। तो केपीओ का यही याद रखिए भाई कि बीपीओ से अलग है, ये मेनली फोकस करता है हाई स्किल्ड लेबर्स पर और एडिशनल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में मदद करता है। एक और एग्जाम्पल, हमारा एक और न्यू ट्रेंड आ जाता है होम शोरिंग। होम शोरिंग को आप बोल सकते हैं वर्क फ्रॉम होम। आपने सुना है कि आजकल अलाउ कर दिया जाता है भाई कि आप ऑफिस मत आइए, आप सेंटर में मत आइए, आप घर से ही काम करिए। आजकल ये नया एक हमें ट्रेंड और देखने को मिल रहा है। एक आप इसको आउटसोर्सिंग का अल्टरनेटिव भी बोल सकते हैं। तो न्यू ट्रेंड्स में ये दोनों आपको लिखना पड़ेंगे। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग? अब आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आप सबको पता है भाई, मैंने आपको बहुत बार बताया है। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है आप कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे देते हैं जो आपकी कंपनी में काम नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि भाई एक कंपनी है, उसको कोई एक काम है, वो बाहर किसी और कंपनी को या बाहर किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को वो काम दे देगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इससे क्या होता है? एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। इंडिया को मेनली काम इसलिए दे दिया जाता है भाई क्योंकि इंडिया के लोग कम दाम पर काम कर देते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की थोड़ी कमी है, तो ये उनको एक प्रॉफिट हो जाता है। जब आउटसोर्सिंग वर्क किसी ओवरसीज लोकेशन पर दे देती है तो उसको हम ऑफ शोरिंग बोल देते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। जो बिजनेस एक्टिविटीज है जो मेनली आउटसोर्स्ड होती हैं, वो है भाई आपका आईटी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, कॉल सेंटर वगैरह की सर्विसेज हो गई, इनको मेनली आउटसोर्स किया जाता है। हम सबको इस बारे में पता है। इससे क्या होता है भाई, जो ओवरहेड कॉस्ट है ना वो बहुत कम हो जाता है, जैसा मैंने आपको रीजंस बताया। इसलिए इंडिया चाइना जैसी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, काम की थोड़ी कमी है, तो ये बेस्ट कंट्री होती है आउटसोर्सिंग करवाने के लिए। इसके बाद व्हाट इज डिजिटल डिवाइड, अब इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वगैरह के कारण बहुत डेवलपमेंट हुआ है ना। तो जब डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता है ना, तो क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऐसा नहीं है कि सबको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड की बात करते तो किसी को ज्यादा मिला है, किसी को कम मिला है। इसलिए हमें देखने को मिलता है कि कुछ कंट्री इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल वे में आगे हैं तो कोई पीछे है। बहुत डिफरेंस भी हमें देखने को मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि कंट्रीज के बीच में डिफरेंस है, एक कंट्री के अंदर भी डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। कि भाई कुल मिला के ये है कि एक ही कंट्री में कोई एरिया बहुत डेवलप्ड हो जाएगा, कोई एरिया डेवलप नहीं होगा। तो मेनली यही है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो डेवलपिंग कंट्री थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर इतना अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं मिल पाया है। इसी को हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। दिया हुआ है, while developed country in general have surged forward, the developing countries have lagged behind and this is known as digital divide। साथ ही साथ विथिन कंट्रीज भी देखने को मिलता है। इंडिया और रशिया जैसी कंट्री बहुत बड़ी हैं, तो ऑब्वियस बात है जो मेट्रोपॉलिटन सेंटर होंगे वहां ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा डिजिटल उसका, बाकी जगहों पर नहीं मिला होगा। तो ये सब रीजन है भाई जिसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। कि हमें ये जो चीजें बढ़ रही हैं, जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, इसलिए सबको इक्वल बेनिफिट्स इससे नहीं मिले। तो ये चीज बिल्कुल आप याद रखिएगा। ये आता है हमारा डिजिटल डिवाइड का। इसके बाद भाई सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन 5 मैंने आपके लिए डाल दिए हैं, इनको देख लीजिएगा। बहुत ही आसान है, कोई भी घबराने वाली बात आपको नहीं है। तो यही हमारा इस वीडियो में आता है। बाकी कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर मैं डाल रहा हूँ। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। बाकी अभी के लिए साइनिंग ऑफ, ऊपर इंपॉर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। बाय बाय।